नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन पर। और एक बार फिर से हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सनातनी साथियों को मैं नमस्ते करता हूं, बड़ों को प्रणाम करता हूं, छोटों को स्नेह अपना भेंट करता हूं और सबसे कहता हूं कि सब स्वस्थ रहें, सब आराम से रहें, भगवान सबको ठीक से रखें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने आपके साथ में एक प्रॉमिस किया था कि हम सैटरडे इवनिंग 7 बजे आया करेंगे, लेकिन थोड़ी सी व्यस्तताएं थी, बाहर भी जाना था, तो उस वजह से हमने इसको आज शेड्यूल किया हुआ है। आगे से हम शनिवार में 7 बजे शाम को पूरी पूरी कोशिश रखेंगे, हमेशा एक अलग और नए विषय के ऊपर। तो आज का हमारा जो विषय है वो है दंड विधान के ऊपर। और इस दंड संहिता में जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि समान दंड संहिता भी भारतवर्ष में नहीं है, जबकि हम बात करते हैं समानता की, जब हम बात करते हैं समान अधिकारों की, समान कर्तव्यों की, और सभी के रूप में हर एक रूप से समानता की। आज हम इन सभी पर चर्चाएं करेंगे। उससे पहले हमें आज के विषय पर भी फोकस करना होगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में दो सिख बहनों का जबरन मतांतरण करा लिया गया, निकाह पढ़वा लिया गया। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो बयार थी वो कुछ और ही बह रही थी, लेकिन फिर कुछ मोहम्मदीन आते हैं, मौलवी आते हैं और पूरी की पूरी हवा पलट देते हैं। यानी कि जहां एक तरफ भाईचारा चल रहा था, वहां भाई कौन है और चारा कौन है, बहुत ही कम समय में इस बात को झलका दिया गया। अश्विनी जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, आज आपने इस विषय पे जो चर्चा की रखा हुआ है। पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं अकबर की बात नहीं करता, उसने कितने लोगों को कन्वर्ट कराया, बाबर ने कितने को कराया, हुमायूं ने कितने करवाया, शाहजहां ने कितने को करवाया। जी। मेरे पास जो एक एनालिसिस है वो उसके हिसाब से 1947 के बाद, यानी आजादी के बाद 5 करोड़ हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा चुका है। 5 करोड़। जी। पूर्वोत्तर पूरा हमारे हाथ से निकल चुका है। 9 राज्य पहले ही निकल चुके थे। जी। बंगाल हमारे हाथ से निकलने की कगार पे है। केरल हमारे हाथ से निकलने की कगार पे है। कश्मीर पहले निकल चुका था, जहां आज ये घटना हुई है हमारे सिख बेटियों के साथ। जी। आंध्रा आप कहां से निकलने वाला है? बहुत सारे लोग सोच रहे हैं आंध्रा में कैसे जा रही है। आंध्र का मुख्यमंत्री क्रिश्चियन है, वो स्टेट हम्म। स्पॉन्सर्ड क्रिश्चियनाइजेशन कर रहा है। जी। खुलेआम वहां पे पादरियों को पैसा मिल रहा है। गांव जी। गांव वहां चर्च बनाए जा रहे हैं। तो आंध्रा भी हमारे यहां से निकलने वाला है। जी। मतलब 9 राज्य पहले निकल गए थे, 4 और, बंगाल, आपका आंध्र प्रदेश, आपका केरल, ये पूरी तरीके से निकलने की कगार पे। क्यों निकल रहा है इसका आप समझिए जरा। इसमें बहुत बड़ी नाकामी हमारे उन सांसदों की है जो शाम को सुबह इस विषय पे बतौलेबाजी कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। गुरुद्वारा कमेटी भी कुछ कह रही है, हाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हम्म। हम समस्या पे चर्चा कर रहे हैं अंकुर जी। हम जी। समस्या के अस्थायी समाधान पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम्म। समस्या ज्यों की त्यों। अरे जी। बुखार हुआ, 102 डिग्री हुआ, 103 डिग्री हुआ, ये बुखार 102 103 डिग्री ये कहते कहते थोड़ी बुखार उतरेगा। यस। बुखार उतरने के लिए आपको तो दवा देनी पड़ेगी, आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, आपको पेन किलर देना पड़ेगा, तब जाके बुखार उतरेगा। हम्म। तो हो क्या रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, सब कोई कह रहा है यहां हो गया, वहां हो गया, धर्मांतरण हो गया सिख के साथ। अरे होना ही होना है। यस। आपने ऐसी घटिया व्यवस्था बनाई हुई है, इसमें तो कोई कुछ भी कर लेगा। हम्म। और कितने शर्म की बात है, पाकिस्तान में भी हिंदुओं की लड़कियों का धर्मांतरण होता है, जैन की लड़की का धर्मांतरण होता है, बिल्कुल। सिख की लड़की का होता है, बौद्ध की लड़की का होता है। और भारत में जी। भी हिंदू जैन बौद्ध सिख की लड़की धर्मांतरण हो रहा है। यस। बांग्लादेश में भी हिंदू बौद्ध जैन सिख की लड़की का धर्मांतरण हो रहा है। भारत में भी हिंदू जैन बौद्ध सिख की लड़की धर्मांतरण हो रहा है। पाकिस्तान में भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, बिल्कुल। 21% से 1.5% हो गए। भारत में भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, 90% और 78% आ गए। जी। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, 30% से 8% आ गए। भारत में भी हम्म। कम हो रही है। जी। तो ये जो बातें करते हैं, जो बतौलेबाजी करते हैं, मुझे उनसे बड़ी चिढ़ होती है। हम्म। और खासतौर जब सांसद बतौलेबाजी करते हैं तो और ज्यादा मुझे चिढ़ होती है। जी। आपको साल में 1 करोड़ रुपए किस लिए मिल रहा है? ये पोल खोल करने के लिए? ये बताने के लिए कि समस्या क्या है?
समस्या क्या है, बिल्कुल। डॉक्टर डॉक्टर का काम, अरे ये तो बीमार का काम है अपनी समस्या बताना, डॉक्टर का काम है उसका इलाज करना। जी। कभी आपने सुना कोई डॉक्टर बताता हो कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया? कोई डॉक्टर नहीं। कहता हो कोरोना कोरोना कोरोना? अरे वो नहीं। उसका इलाज करता है। बिल्कुल। टीचर का काम समस्या बताना नहीं, स्टूडेंट का काम है समस्या बताना, टीचर का काम है समाधान करना। बिल्कुल। बीमार का काम है अपना बीमारी बताना, रोग बताना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। हम्म। उसी तरीके से सांसद का काम है हर समस्या जो हमारे देश में सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, कट्टरवाद की समस्या है, माओवाद की समस्या है, नक्सलवाद की समस्या या जातिवाद की समस्या या भाषावाद की समस्या या क्षेत्रवाद की समस्या, मजहबी उन्माद की समस्या या लब जिहाद की समस्या या जी। मजार जिहाद की समस्या, धर्मांतरण जिहाद की समस्या, जितनी भी समस्याएं, उन समस्याओं का इलाज करना सांसदों का काम है। लेकिन ये क्या करेंगे, बिल्कुल। इनको लगता है ये सोशल मीडिया में बयान देके, ये जितने बयानवीर हमारे सांसद हैं, ये जी। बयान देने के लिए थोड़ी इनको पैसा मिलता है भाई। 1 करोड़ रुपए साल के इनके ऊपर खर्च होता है, एक सांसद के ऊपर बिल्कुल। खर्च होता है। और एक दो समाधान के लिए सांसद है। नहीं भारत में। हाँ, जी। इनका काम समाधान करना है। हम्म। डॉक्टर जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है वो समस्या की चर्चा करने के लिए नहीं, जी। समाधान, रोग ठीक करने बिल्कुल। के लिए। जी। टीचर जो अपॉइंट होते हैं, प्रोफेसर अपॉइंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो समस्या की चर्चा करने के, वो तो बच्चों की जो समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए वहां पे अपॉइंटमेंट किया था। उनको इसीलिए वेतन भत्ता, गाड़ी पेंशन मिलती है। तो सांसदों को जो जनप्रतिनिधि कहते हैं, वास्तव में अब तो जनप्रतिनिधि बचे नहीं, सारे दल प्रतिनिधि हो गए हैं। बिना जी। दल के पूछे ये अपना मुंह तक नहीं खोलना पसंद करते और केवल बिल्कुल। दल की जय जय, दल की जय जय, दल की जय जय। अरे हम पूरी दुनिया से गायब हो गए, हम्म। पूरी दुनिया से गायब हो गए। भारत के 9 राज्यों से पहले गायब हो गए, 4 राज्यों में भी गायब होने की कगार पे आ गए। अभी भी केवल वही बात हो रही है, गुणगान गुणगान गुणगान। समस्या के मूल कारण पे तो जाओ, कोई एक समस्या। जापान में कितना बढ़िया सिस्टम है, एक हम्म। समस्या होती है कोई भी, जी। उसकी जड़ में जाके उसका रूट का एनालिसिस करते हैं, परमानेंट सोल्यूशन करते हैं, टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं करते। आज की जी। डेट में क्या हो रखा है, टेम्परेरी सोल्यूशन हो गया। अरे पुलिस ने फलाना मौलाना को पकड़ लिया, पुलिस ने फलाना को पकड़ लिया, पुलिस ने फलाना आदमी की दीवार गिरा दिया, पुलिस ने फलाना आदमी की जमीन गिरा दी, उससे क्या हो गया? जी। कानून वही घटिया है। कल को फिर दूसरी सरकार आएगी, उस मौलानाओं को तो पैसा देना शुरू कर देगी। हमें ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए कि सरकार कोई भी आए, हम्म। समाजवादी सरकार आए, कांग्रेस की आए, बीजेपी की आए, कोई भी आए, चाह के भी सत्ताधारी दल कोई गलत काम न कर पाए। धर्मांतरण हो रहा है, बंगाल में क्या पोजीशन है, कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा, क्यों? आखिर भारत में क्या है, बंगाल में भी संविधान चल रहा है, बंगाल में भी कानून चल रहा है, बंगाल में भी आपका मुख्यमंत्री है, बंगाल में गवर्नर भी है, देश में राष्ट्रपति है, हाई कोर्ट चल रही है, सुप्रीम कोर्ट चल रही है, फिर क्यों हो गया? कभी सोचिए आप। जी। इसका मतलब हमने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। और व्यवस्था के, आप जरा सोचिए, मेरे हाथ में ये इंडियन पिनल कोड है, ये दिख रही जी। होगी आपको, 1860 में बनी थी ये। और जी। किस लिए बनी थी? भारत के ऊपर शासन करने की। जी। 1835 में मैकाले यहां पे आया था। वो आया था यहाँ पे, यहाँ के गुरुकुल को बर्बाद करने, यहाँ के संस्कृत भाषा को खराब बर्बाद करने, संस्कृत की जगह अंग्रेजी थोपने, गुरुकुल की जगह कॉन्वेंट स्कूल चलाने, इसके लिए आया था। जब 1857 की क्रांति हुई, मंगल पांडे जी की जो इसको क्रांति कहते हैं, प्रथम क्रांति, उस जी। क्रांति के बाद उसकी ड्यूटी चेंज कर दी गई। उसको कहा गया तुम ऐसी यहां व्यवस्था बनाओ, ऐसे कानून बनाओ कि भारत के लोगों को अलग अलग धाराओं में फंसा के इनको इस तरीके से कर दें कि ये लोग जो है अपने मुकदमे झेलते रह जाए। जी। तो 1860 में जो इंडियन पिनल कोड बना था वो आज भी चल रहा है। कहां हम्म। से आपका धर्मांतरण रुकेगा भाई? वो अंग्रेज तो धर्मांतरण कराने वाले थे, वो तो यहां धर्मांतरण कराते थे, तो वो जी। धर्मांतरण को अपराध कैसे बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, उन्होंने नहीं बनाया आईपीसी में। हम्म। 1861 में जो पुलिस एक्ट बनाया, किस लिए बनाया? भारत को गुलाम बनाने के लिए, भारत पे सत्ता कायम रखने के लिए। वो कानून आज भी चल रहा, नहीं बदला गया। इसलिए कश्मीर में भी लोग, कश्मीर में जो पलायन हुआ था 1990 के दशक में, पुलिस पुलिस तो थी ना, जी। पुलिस क्यों वहां नपुंसक बनी रही? क्योंकि 1861 का पुलिस कानून चल रहा था। जी। बंगाल में पुलिस क्यों शांत होकर बैठी हुई है? बंगाल में पुलिस कुछ नहीं क्यों कर पा रही? क्यों? क्योंकि 1861 का कानून चल रहा है। पुलिस वाले जानते हैं गलत हो रहा है, जी। लेकिन 1861 के कानून ने उनको बधुआ मजदूर बना के रखा हुआ। जी। वो जब तक सत्ता नहीं कहेगी, सत्ताधारी दल से कोई संदेश नहीं आएगा, एफआईआर करना है कि नहीं करना है, करना है तो कौन सी धारा में करना है,
गिरफ्तार करना है कि नहीं करना, तब तक पुलिस कुछ करेगी नहीं जी। और तकलीफ इस बात की होती है कि जो विपक्षी दल है वो भी नहीं चाहते कि ये कानून बदले जाए, वो भी नहीं चाहते इस देश में वन नेशन वन पिनल कोड लागू हो। उनको लगता है कि हमें भी सत्ता मिल जाएगी, अगर वन नेशन वन पिनल कोड लागू हो गया, कठोर कानून बन गए, हम मनमानी कैसे कर पाएंगे, हम वसूली कैसे कर पाएंगे। पुलिस तो वसूली सेंटर बना हुआ है ना, चूंकि पुलिस वसूली सेंटर बना हुआ है, पुलिस पूरी तरीके से सत्ता के गुलाम है, पुलिस माफियाओं की गुलाम बनी हुई है, अलगाववादियों की गुलाम बनी हुई है। तो पुलिस क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जो धर्मांतरण हो रहा है, कितने शर्म की बात है 21वीं सदी में, 2021 में भारत में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, वहां की बेटियों को जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है जी। एक आदमी का फ्रांस में गला काटा था, बस एक आदमी जी। उसके बाद उन्होंने 20 कानून बदल दिए। हमारे यहां तो केवल बतौलेबाजी होती है। तबलीगी जमात के बाद हमने कोई कानून बदला नहीं, बदला। मौलाना साहब तो आदमी बाहर घूम रहा है। ऐसे कितनी घटनाएं हो चुकी, बंगाल में सब कुछ हो गया, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, हत्या, सब कुछ हो गया, हमने कोई कानून बदला नहीं, बदला। तो जब हम व्यवस्था नहीं बदल रहे, व्यवस्था नहीं बदल रहे, इसलिए सब कुछ वैसे ही हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर यहां भारत में बदले बदले डॉक्टर नए नए आ रहे हैं, डॉक्टर बदले जा रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर नई दवा नहीं बदल रहा है, डॉक्टर दवा वही पुरानी यूज कर रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन दवाइयां नहीं चेंज नहीं हो रही हैं। इसके कारण क्या हो रखा है कि जितनी समस्याएं थी, चाहे वो धर्मांतरण की समस्या, चाहे घुसपैठ की समस्या, ये सब वही चल रही है। धर्मांतरण पर चलो कोई कानून नहीं है, घुसपैठ का समझिए जरा, घुसपैठ कंट्रोल कर रहे हैं हम कौन से कानून से? 1946 में जो कानून बना था, उस कानून से हम 2021 में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को पकड़ रहे हैं, इसलिए जी। कुछ नहीं कर पा रहे। 5 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी बने हुए, हमने चूंकि 1946 वाला कानून था उसको कठोर नहीं बनाया, तो आराम से रोहिंग्या बांग्लादेशी आ रहे। मुझे ये कहते हुए अंकुर जी बड़ी शर्म आती है, हमें एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसपे हम गर्व के साथ कह सके ये कानून हमारा दुनिया का सबसे अच्छा कानून। जी। हम ये तो कह सकते हैं कि अग्नि मिसाइल हमारी दुनिया की सबसे अच्छी है, लेकिन उसमें नेताओं का क्या, उसमें नेताओं का कौन सा रोल है? वो तो वैज्ञानिकों ने बनाया। बिल्कुल। हम कह सकते हैं ब्रह्मोस हमारी सबसे अच्छी है, लेकिन उसमें नेता का काम हो तो वैज्ञानिकों ने बनाया। हम कह सकते हैं कोरोना की वैक्सीन हमारी दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे सस्ती है, उसमें नेताओं का क्या काम? वो भी तो वैज्ञानिकों ने बनाया। हम कहते हैं 108 मिसाइल एक बार में से एक साथ छोड़ दिया, उसमें सत्ता और सांसदों का क्या काम? वो भी तो वैज्ञानिकों ने बनाया। हम वैज्ञानिकों के काम पे गर्व कर सकते हैं, हम यहाँ के शिक्षाविदों के काम पे गर्व कर सकते हैं, शोधकर्ताओं के कार्य पे गर्व कर सकते हैं, लेकिन आज तक हमें एक भी कानून ऐसा नहीं मिला जिसपे हम गर्व के साथ कह सके ये कानून हमारा दुनिया का सबसे कठोर कानून है। और सबसे बड़ी बात ये, भारत में ये अपराध कम क्यों नहीं हो रहे, इसको समझिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये। हाँ, अपराध कम न होने का कारण ये है कि पुलिस के पास एक तो हाथ बंधे हुए हैं, दूसरा पुलिस चलती है इंडियन पिनल कोड से, और हम क्या करते हैं, हर साल एक थोड़ा दबाव आता है, शोर शराबा होता है, चारों तरफ हंगामा होता है, तो नया कानून बना देते हैं। अब आप जरा समझिए, हमारे पास जो डायरी होती है उसमें 12 महीने होते हैं, कैलेंडर जो होता है 12 महीने का होता है। हाँ जी। अगर हम एक एक महीने की 12 डायरी बना दे तो उसको जेब में लेके चलना आसान है, या 12 महीना एक ही डायरी में है तो लेके चलना आसान है? आप बताइए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं जी, हम भाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की अगर हम 12 डायरी बनाए, उसको लेके चलना, उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। हमारी जब एक डायरी होती है एक साथ बना लें तो बिल्कुल आसान रहता है उसको लेके चलना। आसान। सिमिलरली जितने हमारे किताबें होती हैं, चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ की हो, बायो की हो, अगर मान लीजिए उसमें 20 चैप्टर है, उस 20 चैप्टर के लिए 20 किताब बना दे तो सोचिए जरा कितना कठिन काम हो जाएगा। बहुत मुश्किल होता है, लेंथी होता है वो चीज। हाँ, जबकि वो 20 अगर वो 20 चैप्टर एक ही किताब के अंदर है, चैप्टर वाइज 1 2 3 4 5 6 करके कर दिया, तो बच्चे को मेंटेन करना, उसकी हाउसकीपिंग करना, उसको लेके ट्रेवल करना आसान हो जाता है, बच्चे लेके जाना पता हो जाता है। हमने क्या किया, अपराध और भ्रष्टाचार के लिए 40 कानून बना दिए जी, और वो 40 कानून ऐसे ऐसे बना दिए हैं कि जिनके बारे में
हवलदार थानेदार तो छोड़िए, कई बार तो हम लोगों को नहीं पता होता कि फला कानून भी बन गया है। कई जी बार जजों को नहीं पता होता कि फला कानून बन चुका है। जी समझ में नहीं आ रहा है कि जब भ्रष्टाचार और अपराध ये दोनों एक चीजें हैं, दोनों में पनिशमेंट देना है, दोनों में दंड देना है, दोनों में लोगों को सजा देनी है, तो अलग अलग कानून क्यों? घूसखोरी का बिल्कुल अलग कानून चल रहा है, मिलावटखोरी का अलग कानून चल रहा है, अलग। कालाबाजारी का अलग कानून चल रहा है, मुनाफाखोरी का अलग कानून चल रहा है, नशा तस्करी का अलग कानून चल रहा है, मानव तस्करी का अलग कानून चल रहा है, हवाला कारोबार का अलग चल रहा है, काला धन रखने का अलग कानून चल रहा है, बेनामी संपत्ति का अलग से कानून चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का अलग से कानून चल रहा है, मानव तस्करी अलग से, नशा तस्करी अलग से, ड्रग तस्करी अलग से, चंदन की अगर लकड़ी की तस्करी उसका अलग कानून चल रहा है, जी हथियारों की तस्करी का अलग कानून चल रहा है। हमने इतना बड़ा मकर जाल बना दिया है, मकड़ जाल है न बिल्कुल। न पुलिस वाले को पता कौन कौन से कानून कहां होंगे, न थानेदार को पता, अरे कप्तान को नहीं पता, कह तो रहा जी हूं 80% वकीलों को नहीं पता होता कि कौन कौन से कानून किस कहां कहां कितने सारे बन गए, इतने कानून हमने मकर जाल बना दिए। बिल्कुल उसकी बजाय अगर एक हम कंप्रहेंसिव एक किताब बना दे, इंडियन पिनल कोड, वन नेशन वन पिनल कोड, एक वन देश पिनल एक दंड संहिता, हाँ, जी तो इतना आसान हो जाएगा। भाई सरकार ने 40 टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया जिसको हम जीएसटी कहते हैं। जी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हम 40 तरीके के भ्रष्टाचार अपराध के कानूनों को मिला के एक इंडियन पिनल कोड क्यों नहीं बना सकते, वन नेशन वन पिनल कोड क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल अगर बिल्कुल। वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता है, वन नेशन वन टैक्स लागू हो सकता है, तो वन नेशन वन पिनल कोड भी लागू हो सकता है, बहुत बिल्कुल आसानी से हो सकता है। और उसका ये लागू न करने का इसका नुकसान समझिए। आपके सामने अभी तो चलो धर्मांतरण खिलाफ केंद्र में कोई कानून नहीं है, जी अगर आपने कला अलग से कानून बना भी दिया, जी हमारे पार्क में हमारे अगल बगल कहीं धर्मांतरण हो रहा है, तो मैं हम्म क्या करूंगा? लाठी लेकर जाऊंगा नहीं। हमें बिल्कुल सबसे भाई डेमोक्रेटिक कंट्री में कहते हैं कानून से चलेगा, तो हम क्या करेंगे? 100 नंबर फोन करेंगे। बिल्कुल अब हम 100 नंबर फोन करेंगे, वो जो हवलदार उठाएगा, बोले क्या हुआ? बोले जी धर्मांतरण हो रहा है। बोले साहब आईपीसी में तो लिखा ही नहीं, आईपीसी में तो जी अपराधी यस नहीं है, बिल्कुल क्योंकि थाना आपका इंडियन पिनल कोड से चल रहा है। और हम्म आपने अपनी अपनी वाहवाही करने के लिए, आपने अपनी जय जयकार कराने के लिए एक नया कानून बना दिया। हम्म उस हवलदार को पता ही नहीं कौन सा कानून है। जब थाना आपका इंडियन पिनल कोड से चल रहा है, तो उसी इंडियन पिनल कोड में सारे अपराधों को क्यों नहीं डाल देते भाई? जी क्यों नहीं डाल देते सारे? कि आदमी 100 नंबर फोन करे तो आज भाई आपके सामने पता चला घुसपैठिया बैठा हुआ है, 10 लोग झुग्गी बना के बैठे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी। आप 100 नंबर फोन करोगे, पुलिस आएगी नहीं, आएगी भी तो ऐसे फॉर्मेलिटी करके चली जाएगी, क्योंकि वो आईपीसी में ऐसी कोई धारा नहीं है कि वो घुसपैठियों को पकड़ के थाने ले जा सके। घुसपैठ यस आईपीसी में कोई ऐसी धारा नहीं है कि धर्मांतरण करने वालों को ले जाके जेल में डाल सके। अब वो जी दाएं बाएं इधर उधर की धाराओं में डाल देगा, गलत गलत फलत धाराओं में, तो बाद में छूट जाएगा, क्योंकि जी अपराध वो कुछ और कर रहा है, धारा उसके ऊपर कुछ और लगा दी गई, तो बाद में तो वकील अच्छा कर लेगा, वो छूट जाएगा। इसीलिए बिल्कुल हमारे देश में अपराध कम नहीं हो रहा, इसीलिए जी नहीं कम हो रहा। और भाई हमारे वैज्ञानिक इतनी चीजें बनाते चले जा रहे हैं। भाई आज अग्नि का एक और प्रक्षेपण किया है, आज परीक्षण आज उन्होंने फिर से, जी हाँ एक आज फिर हम्म से लॉन्च कर देखा उन्होंने, हम्म, सफलतापूर्वक किया। जी हमारे सांसद ये फ्रांस, चाइना और ज्यादा नहीं, कम से कम 5 देशों का कानून देख लें, फ्रांस का देख लें, चाइना का देख लें, अमेरिका का देख लें, सिंगापुर का देख लें। और सबसे बड़ी बात ये जाते भी है, ये अपना टूर वैसे भी तो बना रहते बना हैं के फ्रांस, हाँ घूमते भी रहते हैं। जी पता नहीं कौन सा टूर बना लेंगे, जापान घूम आएंगे, फिर कोई टूर बना लेंगे तो अमेरिका घूम आएंगे, फिर जनरली गर्मी में, अभी तो कोरोना आ गया इसलिए सांसद गए नहीं, जनरली सारे सांसद ऐसा प्लानिंग करते हैं कि सारे टूर उनका वही मई जून के महीने में होता है। जी यूरोप और अमेरिका किस लिए जा रहे हैं? फला अध्ययन करने जा रहे हैं, फला अध्ययन करने हम्म जा रहे हैं, फला देखने जा रहे हैं। क्या लेके आते हैं? मुझे लगता है वाला चूही, कोई चूहिया हुआ लेके आते होंगे। आज तक हमको कोई बड़ी चीज दिखाई नहीं पड़ी जी भाई। फ्रांस से हजारों करोड़ रुपए देके अगर हम वहां से राफेल खरीद सकते हैं, हम्म तो उनका हम जो धर्मांतरण विरोधी कानून, घुसपैठ विरोधी कानून, जी उन्माद विरोधी कानून, उसको भारत में क्यों नहीं लागू कर लेते? वो तो फ्री में मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल हम अमेरिका से हजारों करोड़ रुपए दे के चीजें खरीदते हैं, हम अमेरिका का पुलिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम भारत में क्यों नहीं लागू कर लेते? इसराइल से हम राफेल क्या बोलते हैं, राइफल खरीदते हैं, हम इसराइल से दो चार कानून क्यों नहीं ले लेते?
सिंगापुर से दुनिया भर की चीजें खरीदते रहते हैं, हम सिंगापुर के 2-4 कानून क्यों नहीं ले लेते? चाइना भले दुश्मन है तो क्या हुआ? कुछ हम सीख ये तो नहीं सकते हैं क्यों नहीं, उससे। हाँ, हमें बिल्कुल। ये क्यों नहीं देखते कि चाइना हमसे तो 2 साल के बाद आजाद हुआ, हम तो 1947 में आजाद हुए थे, चाइना हमसे 2 साल के बाद 1949 में आजाद हुआ। आखिर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण चाइना जो है आज विश्व महाशक्ति बन गया? जी। और वो भले दुश्मन है। अगर हमारा विदेश सचिव चाइना के विदेश सचिव से पूछे, साहब मुझे आप 10 वो कानून बता दो जो आपका बेस्ट है, बड़ी जी। ईमानदारी से बता देगा, कोई कोई मना नहीं करेगा। और बिल्कुल। ये तो जग जाहिर सी बात है, इसको आपको चाइना से पूछने की जरूरत नहीं। ये तो भारत में जो जिसको थोड़ा सा अध्ययन है, थोड़ा सा समझ आया, वो बता सकता है कि क्या दिक्कत है। जी। हमारे पास 1,000 के आसपास आईएएस रिटायर होके बैठे हुए हैं, डीजीपी लेवल के, आईजी डीआईजी लेवल के जो पढ़े लिखे हैं आईएएस आईपीएस। इसी तरीके 1,000 के आसपास आईएएस हैं जो आपके चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी रिटायर होकर बैठे हुए। 1,000 के आसपास हमारे पास जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर घर बैठे हुए। जी। हम उनकी क्षमता को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी इंटेलिजेंट को क्यों नहीं यूज करके हम ये कोड टीम बना देते हैं कि भाई दुनिया का सबसे बढ़िया पिनल कोड हमें बनाना है, दुनिया का सबसे कठोर घुसपैठ विरोधी कानून बनाना है, दुनिया का सबसे कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना है, हमें बनाना दुनिया का सबसे कठोर हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना, हमें चोरी लूट के खिलाफ दुनिया का सबसे कठोर कानून बनाना, हमें हवाला के खिलाफ सबसे कठोर कानून बनाना। क्यों नहीं बना लेते भाई? देश में जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां हैं अंकुर जी, सबकी फंडिंग काला धन से होती है, सबकी फंडिंग हवाला के जरिए होती है। और हमारा हवाला विरोधी कानून दुनिया का सबसे घटिया कानून। अच्छा। हमारा काला धन विरोधी कानून दुनिया का सबसे घटिया कानून। इसमें कुछ मैं तो कड़वा सच, मतलब हाँ, मैं बस वही जानना चाहता हूँ कि जब मान लिया किसी को मिल गया, किसी के पास से हमने काला धन मिल गया, बेनामी संपत्ति मिलती है, तो इसमें होता क्या है? मतलब अभी तक तो हमने कहीं सुना नहीं है। जैसे कि हमने देखा निर्भया केस में, चलो अथक हार के कई साल की वेट करने के बाद में चलो होगी फांसी, हमने ऐसा सुना है। लेकिन ये जो लूट होती है, ये जो इतने लोग पैसे को गबन कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, फिर कोर्ट में देकर लड़ लेते हैं, इसके ऊपर है क्या आखिरकार? कुछ विधान है भी या नहीं, सजा का प्रावधान है भी या नहीं? ये हमारा कानून, मैंने कहा ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ हवाला के कानून में मात्र 3 से 7 साल की सजा है। अच्छा जी। कानून इतना घटिया है कि उसमें सजा होती नहीं। अमेरिका में हवाला करने पे मिनिमम 10 ईयर है और मैक्सिमम 200 ईयर है। 200, कुछ लोग सोचते होंगे कि आदमी तो मर जाएगा 100 साल में। अमेरिका में हवाला करने वालों को 8-8 हजार साल की सजा हो चुकी है। अमेरिका में क्या सारी सजा जुड़ती चली जाती है। जी जी। जैसे अमेरिका में मान लीजिए आपने एक रेप करने पे 40 साल की सजा है, तो 5 रेप अगर कर दिया तो आपकी 200 साल की सजा हो जाएगी। कभी मैं आप जितने सनातनी भाई हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कभी आप लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस करके आप गूगल करिएगा, लॉन्गेस्ट सेंटेंसेस अमेरिका ऐसे करके ढूंढिए, तो आपको पता चलेगा वहां पे 12-12 हजार साल की सजा होती है। आदमी मर जाता है लेकिन सजा होती है। मैसेज देना है ना उनको, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है। मैसेज देना है कि देखो 10,000 साल की सजा, 500 साल की सजा, 12,000 साल, ऐसी सजा होती है वहां। हमारे यहाँ 3 से 7 साल, कोई भी अपराध हो 3 से 7 साल, घूसखोरी 3 से 7 साल, जमा 3 से 7 साल गए, वापस आए और फिर अपना मजे से रहे। नहीं, 3 से 7 साल जाएंगे भी कहां से? उसके बाद तो 1872 वाला एविडेंस एक्ट है, 1872 वाला एविडेंस एक्ट है, उसमें सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। भाई नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं, और इतने बड़े माफियाओं से, इतने बड़े लुटेरों के साथ कोई गवाही देने आता नहीं। जो गवाही देने आता है उसको या तो उसको मरवा देंगे या 2-5 करोड़ देके खरीद लेंगे। जहां 70,000 करोड़ का आदमी ने कॉमनवेल्थ घोटाला किया, वो 2-3-5 करोड़ दे दिया। जितने गवाह थे, 5-10 गवाह थे, उसको 5-5 करोड़ दे दिया, 25 करोड़ में वो मुकर गए। अब लो जी, हो गया। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग हमने बनाया नहीं, तो भाई जितने लुटेरे हैं वो सच बोलेंगे नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी सच बोलेंगे नहीं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कोई गवाही देगा नहीं। तो अंत में होगा क्या? सबूत के अभाव में छूट जाएंगे। वही खेल चल रहा है। नहीं तो आप ये सोचिए कि जितना अंग्रेजों ने 200 साल में लूटा था, उतना हमारे नेताओं, नौकरशाहों ने 50 साल में लूटा है। 50 साल। आज तक आपने कभी सुना कि किसी नेता या नौकरशाह की 100% प्रॉपर्टी सीज हुई हो
और कभी उसको नहीं। आजीवन कारावास। 100-200 साल तो छोड़िए, कभी आपने 20 साल की सजा नहीं सुनी होगी कि 20 साल नहीं 30 साल की सुनी। सजा हो गई हो। जी बस। जी जी जी। तो तो वो अगर बेसिकली ये। जी जी। जी जी जी, आप बताइए बताइए मैं बताइए। ये कह रहा हूं, हाँ मैं ये कह रहा हूं, जब सबको पता है कि सारे देश विरोधी गतिविधियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, हम्म। देश विरोधी ट्वीट हवाला के जरिए फंडिंग होती है, देश विरोधी जी। फेसबुक पोस्ट हवाला के जरिए होती है, देश विरोधी लेख हवाला के जरिए फंडिंग होती है, देश बिल्कुल। विरोधी मूवी हवाला के पैसे से बनती है, देश विरोधी वेब सीरीज हवाला के पैसे से बनती है, देश विरोधी जो भाषण चलते हैं हवाला के जरिए चलते हैं, हम्म। माओवादियों की फंडिंग हवाला से होती है, नक्सलियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, जिहादियों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, धर्मांतरण करने वालों की फंडिंग हवाला के जरिए होती है, और इस देश में जाति का जहर बोने के लिए फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, भाषा जी। के आधार पर आपस में लड़ाने के लिए फंडिंग हवाला के जरिए हो रही है, सवर्ण बनाम दलित करके हिंदुओं को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है हवाला के जरिए, वकील साहब, दलित मैं इसमें ये बनाम पूछना सवर्ण चाहता हूँ करने कि के जो लिए। लाल किले पे जो कुछ भी हुआ है, अभी एक दिन पहले इन्होंने फिर से वो मतलब हंगामा उठाया उसका, कह रहे हैं कि 370 हटने से किसानों का नुकसान हुआ है। तो इसमें देखा है कि लाखों लोग जो बॉर्डर पे पड़े रहे, और हमने ये भी देखा है कि किसान तो अपने खेतों में काम करते रहे, लेकिन यहाँ टेंटों में एसी लगा करके इतना लेविश लाइफ यहाँ जी गई। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी, और ये तो खुलेआम सबको पता लग रहा है कि भाई ये तो हजारों करोड़ में कह रहे लाखों करोड़ों का इंतजाम हुआ है 7 महीने में। तो ये सारा अंकुर धन जी, तो मामूली किसान से नहीं आ सकता। अंकुर जी, ये जो धरना चल रहा है ना, ये हमारी नाकामी का सबूत है, जी ये हमारी नाकामी का सबूत। ये धरना बता रहा है कि भारत में काले धन का खेल चल रहा है। ये जी। धरना बता रहा है, अगर भारत में पीएफआई खत्म नहीं हुई है, इसका मतलब हम्म। काला धन चल रहा है। चल भारत रहा में है। अगर सिमी खत्म नहीं हुआ है तो काला धन चल रहा है। जी। भारत में ये पाखंडी लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब काला धन चल रहा है। हम्म। और काला धन चलेगा कैसे नहीं? काला धन पूरा चलता है, हवाला का पूरा चलता है कैश में। जी जी। जिस अटैची में पहले 100 रुपए की नोट रखने से 1 करोड़ आता था, हम्म। उस अटैची में अब 500 की नोट रखोगे तो 5 करोड़ आएगा। उसी बिल्कुल अटैची में बिल्कुल आपने 2000 की नोट रखी है तो 20 करोड़ आ गया। बिल्कुल। हमने तो नोट को बढ़ा के हवाला को बढ़ा दिया, और हवाला जी को जी। बढ़ा दिया इसका मतलब देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ा दिया। गतिविधियां भाई बढ़ा दी हमने। अमेरिका में, पूरे यूरोप में मैक्सिमम करेंसी 100 है। जी हम क्यों चला रहे हैं 500-2000? जी जी हम जी एडमिट भी करते हैं, सरकार कह भी रही है कि 80% लोग पर डे 100 रुपए से खर्च करते हैं। जी सरकार ये भी कह रही है जो 20% लोग ज्यादा खर्च करते हैं 100 रुपए से, उनके पास जी डेबिट जी। कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आधार है, पेटीएम है, यूपीआई है, दुनिया भर की और बिल्कुल चीजें हैं। बिल्कुल तो फिर 100 रुपए से बड़ी बिल्कुल। नोट करने जरूरत क्या है? अगर ये 100 रुपए इसमें से बड़ी नोट बंद हो जाए तो मुझे जी लगता है कि आधा ये जो अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद, पूर्वोत्तर का अलगाववाद, कश्मीर का अलगाववाद, ये महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला, ये आधे ऐसे शांत हो जाएंगे, ये टिकैत ऐसे बिल शांत हो जाएगा। लास्ट टाइम जब एक आपने कानून अगर हम 2000 के बना दें। नोटों पे 2000 के नोटों पे जब जी। आपने लास्ट टाइम चर्चा की थी, उसका काफी अच्छा रुझान आया था। काफी सारे लोगों ने यही बात कही कि अश्वनी जी ने बहुत अच्छी और एक जो मतलब एक सार्थक चर्चा उसमें हुई थी, और कहीं ना कहीं जो संदेश गया भी था। इसमें एक सवाल थोड़ा सा मेरा ये आता है कि जब हम देखते हैं कि दंड विधान की जब ऊपर बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन भी होता है कि अगर वही कार्य हम लोग कर रहे हैं, बहुसंख्यक समाज वही कार्य करता है, तो उसके ऊपर तो सारा का सारा चीजें टूट पड़ती हैं। जैसे कि हमने भी देखा कि जय श्री राम के नारे को लेकर के भी आज लोनी में सबा नकवी और जुबैर को बुलाया गया था, और उन्होंने कहा कि भाई आपने झूठी अफवाहें फैलाई। तो वो थोड़ा सा सख्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, इसको एक अपवाद के रूप में मान लेते हैं। लेकिन जब वही चीजें, जैसे कि मतांतरण हुआ है, अभी मतांतरण हो रहा है, पर 35 साल से उमर गौतम लगा हुआ है, यहाँ दो बहनें उठा ली जाती हैं, और पंजाब के अंदर ईसाई मतांतरण इतनी तेजी से चल रहा है, केरल के अंदर हमारी बहन बेटियों को उठाया जाता है, इवन कोर्ट भी उसके ऊपर बहुत, इवन जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये मतलब जो दोगला व्यवहार है, जो सोतेला व्यवहार है बहुसंख्यक समाज के साथ में, इसके पीछे की क्या ऐसी मतलब मजबूरियां हैं, कानून की समझिए, सरकार की समझिए, या इसका किसके। जी इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर ये कानून, हम 8 अगस्त को इसीलिए इन कानूनों को जला रहे हैं, मैं अपने जी सारे सनातनी साथियों से कह रहा हूं, 8 अगस्त को अपने एक हाथ में एक माचिस और एक हाथ में 1947 का पहले कानून प्लीज आप लेके जरूर आइए।
जी। जैसे कहते थे ना, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान। हम कुरान। कह रहे हैं एक हाथ में माचिस एक हाथ में अंग्रेजी कानून। जी। एक हाथ में माचिस एक हाथ में अंग्रेजी कानून। 8 अगस्त को जंतर मंतरा पहुंच। जी। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कानून अच्छे होते अंकुर, अगर हम्म। ये कानून अच्छे होते तो किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी ना। जी जी बिल्कुल। 1860 का इंडियन पिनल कोड, 1861 का पुलिस एक्ट, 1872 का एविडेंस एक्ट अगर इतना ही अच्छा होता हम्म। तो कम से कम जिन लोगों ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी उनको सजा होती। जिन यस। लोगों ने बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीट पीट के मारा उनको सजा होती। किसी को सजा हुई क्या? किसी एक जी। अंग्रेज को सजा हुई हो या किसी एक पुलिस लाला जी। वाले को सजा हुई? हाँ, किसी को सजा हुई नहीं हुई। सजा हम्म। किसकी हुई? भारत के लोग जो निर्दोष थे उनको सजा हुई। भगत सिंह को हम्म। सजा हुई, और भी लाल बाल पाल को सजा हुई, तो बिल्कुल। सुखदेव को सजा हुई, ऐसे लोगों को सजा हुई। बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। कह रहा हूं कि जब तक ये कानून चल रहा है घटिया हम्म। अंग्रेजों का, सनातनी जी। अच्छी तरीके से समझ ले, आपकी कब्र खोदी जा रही है इस कानून के द्वारा। ये जी। 500 की नोट और 2000 की नोट से आपकी कब्र खोदी जा रही जी। है। इस घटिया कानून से आपको न्याय नहीं मिल सकता। न बिल्कुल। धर्मांतरण रुकेगा इस घटिया कानून से, न घुसपैठ रुकेगी, न जनसंख्या नियंत्रण होगा, कुछ नहीं होगा। जी। और डॉक्टर बदलने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर से दवा बदलवाना है, डॉक्टर से दवा जी बदलवाना है। जी जी जी। भाई बड़ी सीधी सी बात, अगर बीमारी नहीं कम हो रही है तो डॉक्टर की ड्यूटी हो दवा बदले। बिल्कुल। 70 साल से यहां क्या हुआ? डॉक्टर बदलते गए, डॉक्टर बदलते गए, दवा नहीं बदली, इसलिए कोई जी। समस्या नहीं बदली। इसीलिए हम हम्म। लक्षद्वीप में, दुनिया तो छोड़ दीजिए, हम्म। आखिर हम लद्दाख में 1% बचे हैं, बस मात्र 1% रह गए। यस। लक्षद्वीप में हम केवल 2% रह गए। मिजोरम जी। में केवल 2% रह गए। कश्मीर में केवल 4% रह गए। नागालैंड में केवल 8% रह गए। अरुणाचल से हम खत्म होने की कगार पे हैं। मेघालय से हम खत्म होने की कगार पे हैं। बंगाल में हम पतन की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्दी बिल्कुल। बंगाल में रेफरेंडम होगा कि हमको बांग्लादेश में मिलाया जाए। जैसे जी जी। कश्मीर की हालत थी वही हालत बंगाल की हो चुकी है। बिल्कुल। बंगाल हमारे हाथ से निकलने वाला, केरल हमारे हाथ से निकलने वाला, पंजाब हमारे हाथ से निकलने वाला है, हम्म। और आंध्र प्रदेश हमारे हाथ से निकलने वाला। आंध्र प्रदेश में इतनी तेजी के साथ ईसाईकरण हो रहा है, हमारे हाथ से निकलने वाला है। बहुत तेजी से। आपके पंजाब में इतना तेजी के साथ ईसाईकरण हो रहा है, हमारे हाथ से निकलने वाला है। हम बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे जो सांसद हैं, जिसको संविधान में कहते हैं कानून निर्माता, हम्म। ये 788 है, एक दो भी नहीं है, 788 है। 788। इस 788 में से अगर 288 हम मान लें निकम्मे हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, टिकट खरीद के आए हैं, या जाति के आधार पे आए हैं, या कैसे भी आ गए बन गए सांसद, जी। माल्या टाइप के हैं या जिस भी तरीके के हैं, अरे 500 तो ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं। हम्म। 500 सांसद तो ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कानून को समझ सकते हैं, संविधान को समझ सकते हैं। 500 बिल्कुल। सांसद ऐसे हैं जो गूगल पे ये देख सकते हैं कि सिंगापुर में कौन सा अच्छा कानून चल रहा है, फ्रांस में कौन सा अच्छा बिल्कुल। कानून चल रहा है, जापान में कौन सा अच्छा चल रहा है, चाइना में क्या क्या चल रहा है। जी। और इस देश में टोटल 500, मतलब 788 में से 500 सांसद पढ़े लिखे हैं। हर हम्म। साल संसद का तीन तीन सत्र चलता है, 3 सत्र चलता है। जी जी। अगर ये 500 सांसद हर सत्र में, हर संसद के सत्र में एक एक बिल पेश करें, केवल एक बिल, जी। तो 1500 कानून नए बन सकते हैं, या 1500 पुराने कानून बदले जा सकते हैं। जी। ये सारे अंग्रेजी कानून केवल 1 साल के अंदर बदले जा सकते हैं, 1 साल के अंदर जी। बदले जा सकते हैं। भाई 500 सांसद पढ़े लिखे हैं, इनके साथ आप 1000 आईएएस जो रिटायर होकर बैठे, 1000 आईपीएस रिटायर होकर बैठे, 1000 जज रिटायर होकर बैठे, इनकी टोली बना दीजिए। 1000 के बिल्कुल। आसपास प्रोफेसर रिटायर होकर बैठे हैं। तो आप उसमें आप अलग अलग तरीके जो सामाजिक कार्यकर्ता अच्छे अच्छे उनको ले लीजिए, जजों को ले लीजिए, जी। आईएएस को ले लीजिए, आईपीएस को ले लीजिए, सांसदों को ले लीजिए, सबकी टोली बना दीजिए। और बिल्कुल। बना के उनको सीधे बोलिए, 1927 में बनी थी संसद, जो संसद जी। का भवन है 1927 में बना था। उस संसद भवन को बदलने में हम 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जी। हम कह रहे हैं संसद भवन पुराना हो गया, हम पुराना अगले हो साल गया। जब हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो हमें नई जी। संसद भवन चाहिए। बहुत अच्छी बात है, जी। होना चाहिए। लेकिन उस संसद भवन नहीं बनने से आम जनता को एक ढेले भर का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। इतना हम कह सकते हैं कि हमारा मेड इन इंडिया संसद है, इतना कह सकते हैं, मेक इन, हाँ। हमारे जो हाँ। हमने नई संसद। और सुविधाएं हो लेकिन जाएंगी सांसदों के लिए। बस, लेकिन दब उसमें के मरेंगे आम नहीं अगर जनता वो गिर को, भी गया तो।
इतना ही हो सकता है आम बस। जनता, आम जनता को उसमें ढेले भर का फायदा नहीं। जी। जो मुकदमे चल रहे हैं 50-50 साल, वो वैसे ही चलेंगे। संसद भवन वैसे ही बनने, चलेंगे। नहीं बनने से मुकदमों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। संसद भवन नहीं बनने से आपका अलगाववाद कम नहीं होगा, माओवाद कम नहीं होगा, नक्सलवाद कम नहीं होगा, कट्टरवाद कम नहीं होगा, धर्मांतरण कम नहीं होगा, घुसपैठ नहीं कम होगा। वो कैसे कम होगा? कानून बनाने से। कानून आप बना नहीं रहे, संसद भवन नहीं बना रहे। संसद भवन बनाना अच्छी बात है, आप बनाइए, लेकिन 1,000 करोड़ रुपए दे के नई संसद बना रहे हैं, तो फ्री में कानून भी तो बना दीजिए। और फ्री में कानून ऐसे बिल्कुल मिल जाएंगे, नकल बिल्कुल। करके मिल बिल्कुल जाएंगे। फ्रांस, अमेरिका, सिंगापुर, जापान, चाइना, नकल करके कॉपी पेस्ट मार के बना लीजिए। पहले भी क्या तो ऐसे ही दिक्कत है? मारा हुआ है। वही तो और काम पहले आगे वैसे बढ़ाना मारा है हुआ बस। है। हाँ, पहले वैसे मारा जी। हुआ है, पहले जी। वैसे मारा हुआ है। और फिर हाँ जी। हमारे पास इतना, हमारे पास रिटायर्ड पूरी फौज है। मैंने आपको कहा, आईएएस, हाँ आईपीएस जज सब हाँ। रिटायर होकर बैठे हुए, उनको भी कुछ बिल्कुल। काम मिल जाएगा। वो भी, उनको भी बड़ा गर्व महसूस होगा कि देश देश के अभियान में हमने भी कुछ अपना कंट्रीब्यूशन किया। क्योंकि नौकरी जी। करते समय केवल उन्होंने केवल पिछलग्गू वाला काम किया था, नौकरी के समय तो जी। उन्होंने ठीक से काम किया नहीं। तो रिटायर हाँ। होने के बाद कम से कम उनको लगे, चलो यार जिंदगी में काम हमने बढ़िया किया, कानून बना के दे दिया। ये काम बिल्कुल। हो सकता है। और अगर हमने एक देश, एक नागरिक एक दंड संहिता नहीं लागू किया, जी। वन नेशन वन पिनल कोड लागू नहीं किया, तो जैसा आपने कहा कि जी। वहीं कलकत्ता में, बंगाल में हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार होता रहेगा और पुलिस जी। मूक दर्शक बनी रहेगी। बिल्कुल सपोर्ट देती है उनको। हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा और पुलिस देखती रहेगी। जी। अगर ये अंग्रेजी कानून नहीं बदले गए, तो अभी तो 9 राज्यों से गायब हुए हो, 4 राज्यों से और गायब होने वाले हो। देखते जी। देखते अगले 10 साल के अंदर कम से कम 15 राज्यों से गायब हो जाओगे, अच्छी तरीके से समझ लो। इसलिए जी। मैं सबसे आग्रह कर रहा हूं, ये हमने जो नियम, सबसे आग्रह कर रहा हूं, 8 अगस्त को एक हाथ में माचिस, एक हाथ में अंग्रेजी कानून लेके आइए। सब मिलकर जलाएंगे, पूरे देश को संदेश देना है, अब हमें अंग्रेजी कानून मंजूर नहीं, हमें जी। चाहिए वन नेशन वन पिनल कोड, एक हम्म। देश एक दंड संहिता। ये हमारी मांग है। जी। जी। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें बताई हैं। और सच्ची बात है, मैं सभी दर्शकों से एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं कि आप सांसद बन के गए हैं वहां समाज की सेवा करने के लिए। 70 साल में हमने ऐसे बहुत सारे अनुभव देखे हैं कि जहां पर इस एक हम देखते हैं कि हर साल सिलेबस चेंज होता है बच्चों का, हर साल हमारी किताब चेंज हो जाती है, हर साल ड्रेस चेंज होती है, हर साल पूरा बस्ता चेंज हो जाता है। और नियम जो होते हैं स्कूल के वो बदल जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि पिछले वाले से कुछ अच्छा हम दे रहे हैं इसमें। तो जो चीज हम पहले ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करके लाए हैं, उन्हीं में से कुछ और कॉपी पेस्ट करना है। और जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, तो सभी देशों के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध बन गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक बार को तो ये हो गया था कि भी सारे देशों में घूम रहे हैं, कुछ ना कुछ वहां से ले रहे हैं। लेकिन जिससे कि ये इतना बड़ा देश, जिसकी मतलब जनसंख्या मैं मानता हूं कि अब सर्वाधिक हो चुकी होगी अच्छे तरीके से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अच्छे तरीके से हमने अभी तक जनसंख्या को एनालिसिस नहीं किया। तो अगर हम देखें तो चाइना क्या तो बराबर हो गया, दो चार ऊपर नीचे ही होगा बस। और हमारे पास में भूभाग जो है वो 7वें नंबर पे है। इतनी बड़ी, मैं इसको अलग से एक दुनिया मानता हूं कि भारतवर्ष अपने आप में एक दुनिया है, कि इसमें इतनी विभिन्नताएं भी हैं। ऐसे में इन सबको संभाले रखने हेतु हमने अभी तक कानून क्यों नहीं बदले। और सबसे बड़ी चीज ये कि जब हम किसी घर में भी जाते हैं तो वहां भी हमें पता लग जाता है कि जूते बाहर निकालने हैं, अंदर निकालने हैं, कहाँ हमने बैठना है। यहां आम नागरिकों को यह नहीं पता होता है कि क्या करने से कौन सा हमारे ऊपर इल्जाम लग जाएगा, कौन सी धारा लग जाएगी। लोगों को ये नहीं पता है। हमें ये तो बता दिया जाता है कि अकबर महान था, औरंगजेब महान था, उसने वो जिंदा पीर था, ये फलाना ढिमकाना था। लेकिन ये हमारा इतना मोटा जो विधान बनाया हुआ है, तो उसमें से हम क्या क्या पढ़ाएं अपने बच्चों को कि बेटा ये मत करना और ये जरूर करना। हमें यही नहीं पता है। इसी वजह से फिर क्या होता है कि अधिकतर लोग इन चक्करों में फंसे हुए हैं। और मैंने देखा है कि जमीनें बिक जाती हैं, नीलाम हो जाते हैं लोग, पीढ़ियों दर पीढ़ियां वो केस चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि चूल्हा ठंडा पड़ जाता है लेकिन केस चलते रहते हैं। उनकी वजह यही है क्योंकि हमने बहुत लेंदी, बहुत इसको वजनी बना दिया है और उसके मकड़ जाल में फंसाया हुआ है। जबकि अश्विनी जी ने बहुत ही सरल भाषा में कहा कि इसको हम कंपाइल कर सकते हैं कि भाई एक जुर्म तो जुर्म है, चाहे आपने हवाला किया है, चाहे भ्रष्टाचार किया है, चाहे आपने कहीं से भी कोई देश विरोधी कार्य किया है, उसका एक आप सिस्टम बना दोगे भाई इसमें 20-25 साल की सजा है ही है। चाहे आप कुछ भी बनाओ लेकिन उसको कंपाइल करके कुछ बनाओ। तो इस तरीके से ये हो सकता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और उसी के लिए हम 8 अगस्त को
जंतर मंतर पर एकत्रित हो रहे हैं अश्विनी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने कहा कि माचिस और थोड़ी सी फोटो स्टेट जरूर लेकर के आए अंग्रेजी कानूनों की, वहां पर उनकी होली जलाई जाएगी और सरकार से मांग की जाएगी। अश्विनी जी, आपने बहुत ही कम समय में, ब्रीफ में बहुत गहरी बातें बताई हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी अपने मित्रों से कहूंगा कि जो लोग अपने घरों में, कहीं कोई बीमार है, कोई परेशान है, वो तो ना आए। जो समर्थ है, जो सक्षम है, जिसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो अवश्य आए। जो आ सकता है वो आए, जरूर आए, और वहां पर इनकी जो आवाज है उसको बुलंद अवश्य करे, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो हमारी आने वाली नस्लों और फसलों के लिए है। उसको बचाने हेतु हमें आज एक ऐसा काम करना होगा जो जमीनी काम है, ना कि समस्याओं को सिर्फ गाते रहना। डिबेट में आपने देखा होगा 5 बजे सिर्फ समस्या, वो भी समस्या, वो भी समस्या, माथे की नसें खड़ी हो जाती हैं, गले की नसें उनकी बढ़ जाती हैं, और एक दूसरे को बे तू बेवकूफ, नन गंदी नाली का कीड़ा, यही सब चलता रहता है, लेकिन समाधान पे बात नहीं होती। अश्विनी जी, मैं कितनी ही बार आपका धन्यवाद कहूं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से मिलेंगे और एक नए सब्जेक्ट के ऊपर, वही अपने विधान, संविधान, कानून और लोगों के नहीं, ऊपर से इसी बढ़ते हुए इस इसी बोझ को हल्का करने के लिए। जी। अगले सैटरडे नहीं, इसी सैटरडे। हाँ, हाँ जी। इसी शनिवार हाँ। हम एक बार फिर से आएँगे और फिर इन्हीं अलग विषयों पर कुछ बातचीत करेंगे। आप सभी का थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद।